Hello there, you're watching CNN News 18. I'm Maha Siddiqui. Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was a guest at News 18 India's Chowpal. Speaking to managing editor Kishore Ajwani, Kejriwal said that the government has more important issues it should be concentrating on rather than the Citizenship Amendment law. Listen in to that part of the interview. स्वागत आपका अरविंद जी चौपाल में। जब से आप सीएम बने वो टोपी नहीं है। टोपी हाँ टोपी एंड मफलर। ये जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स लोग लिखते हैं वो पढ़ते हैं आप? कभी कभी पढ़ता हूँ। आजकल सोशल मीडिया ऑर्गेनिक नहीं बचा। इतने सारे फर्जी अकाउंट खुल गए हैं, इतने इस पार्टी के अकाउंट हैं, उनके अकाउंट हैं। मैं लिखूंगा तो वो वाले गाली देते हैं गंदी गंदी, वो लिखते हैं तो वो वाले गाली देते हैं। तो कमेंट से आपको जेन्युइन जनता की भावनाओं का पता नहीं चलता। आपकी भी हम कोशिश ये करता हूं कि मैं जनता के बीच में रहूं। ज्यादा से ज्यादा मैं दिल्ली में घूमता रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, ताकि शुद्ध रूप से जनता के विचार सुनने को मिले। अभी जो माहौल चल रहा है दिल्ली में, दो तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ मजनू का टीला, आदर्श नगर, जहां जश्न मन रहा है। दूसरी तरफ जामिया है, जाफराबाद है, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस सीएए पर आप किस तरफ खड़े हैं? वहां तो आपने विरोध किया संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें क्या कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। टोपी तो नहीं है अब आप कह रहे हैं, लेकिन वो आई लव केजरीवाल चल रहा है। अब ये आई लव केजरीवाल महिमा मंडन नहीं है? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मैंने वो जो ऑटो के पीछे लिखा हुआ है ना, उस ऑटो वाले से पूछिए, मैंने नहीं कहा। मैं क्यों जाके लिखूंगा? ऑटो वाले लिख रहे हैं। नहीं, आप ये भी तो कह रहे हैं दिल्ली में तो केजरीवाल ही, दिल्ली में तो ऐसे कुछ नारा है ना। वो भी जनता कह रही है। आपकी पार्टी कुछ नहीं कह रही ना? मेरी पार्टी कुछ नहीं कह रही। मेरी पार्टी और मेरी सरकार लोगों की सेवा करने में लगे हैं। तो वो एक तरफा प्यार है उस तरफ से? नेचुरली जनता कह रही है। जनता इस टाइम पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि एक सरकार ऐसी है इस देश में जो अपने काम पे वोट मांग रही है। आप 70 साल, आप तो पत्रकार हैं, आप तो ज्यादा जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है। 70 साल के भारत के इतिहास में एक वाकया ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी पार्टी की सरकार ने स्कूलों के नाम पे वोट मांगे हों। एक सरकार ऐसी बता दीजिए जिसने अपने इतिहास में अस्पतालों के नाम पे वोट मांगे हों, पानी के नाम पे वोट मांगे हों, बिजली के नाम पे वोट मांगे हों। फ्री के नाम ये पे देश के लिए एक अच्छी बात है। फ्री की बात आपने कही। अगर मैंने आपका बजट नफे में रखा, घाटे में नहीं होने दिया। 5 साल में एक भी आइटम के ऊपर हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। उल्टे पहले 2 साल के अंदर हमने लगभग सभी आइटमों पे वैट उन दिनों में होता था 12% से 5% कर दिया।
टैक्स कम कर दिया, बजट मुनाफे में रखा, भ्रष्टाचार खत्म करके मैंने अगर पैसा बचा लिया और आपकी बिजली सस्ती कर दी, आपका पानी सस्ता कर दिया, तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने। महिलाओं का भी जब मैं अंदर घुस रहा था, आप ही की एक रिपोर्टर कह रही थी, सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी बस फ्री कर दी। महिलाओं से पूछो ना कितनी खुश हैं। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट में ही आया है कि रेवेन्यू सरप्लस। ये सीएजी की रिपोर्ट तो 2018 तक की नहीं है। नहीं, अभी अभी आई है, 1 महीना पहले। अभी 1 महीना पहले आपने अखबारों में पढ़ा नहीं? पर उसका पीरियड तो 2013 से 2018 है। 5 साल का है। हाँ, 13 से 18। नहीं नहीं नहीं, वो 5 साल उन्होंने हमारी सरकार का कहा है। मैं आपको दे दूंगा, रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगा। जहां तक मैंने या तो मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन 2013 से 2018 तक का 17-18 फाइनेंशियल ईयर का है। उसके बाद ही तो आपने ये सब बांटना शुरू किया है। मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जो केंद्र में नरेंद्र, दिल्ली में अरविंद, ये नारा अब नहीं है। केंद्र में नरेंद्र, दिल्ली में अरविंद। हम क्यों देंगे ये नारा? वो भी जनता ने दिया था। वो भी जनता ने दिया था। नहीं, जनता कोई ऐसा नारा दे रही है, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है। दिल्ली में हमारे कामों के नाम पे वोट पड़ रहा है, अरविंद के नाम पे भी वोट नहीं पड़ रहा। अरविंद इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति बदली है। दिल्ली की तरफ अब पूरा देश देख रहा है। आप ये बताओ ना कि पूरे देश में कौन सी ऐसी सरकार है जो आज भी स्कूलों और अस्पतालों और बिजली और पानी और सड़क और सीसीटीवी कैमरे और पता नहीं कितनी चीजें करा दी, हम भी भूल जाते हैं। तो दिल्ली में तो केजरीवाल नारे का मतलब क्या हुआ फिर? हैं जी? दिल्ली में तो केजरीवाल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि दिल्ली में केजरीवाल। ये कहा जा रहा है कि आप आजकल बहुत खामोश हैं। मतलब जब से लोकसभा चुनाव की हार हुई है, न नरेंद्र मोदी पर कुछ बोलते हैं, न राहुल गांधी पर कुछ बोलते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? मेरा मकसद केवल, जैसा मैंने अभी अपने भाषण में बोला, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं जिसे इस देश के, दिल्ली के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जब से हमें जिम्मेदारी मिली है, हम केवल और केवल जनता का काम करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, केवल जनता से प्यार है और उसी में लगे हुए हैं। हम किसी को क्यों गाली देंगे, किसी के बारे में क्यों चर्चा करेंगे हम लोग? पहले तो आप बड़े जोर मुद्दों की बात करते थे। जब जब मुद्दे हुए, सीसीटीवी कैमरों की इन्होंने फाइल रोकी, हमने आवाज उठाई। इन्होंने हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके, हमने आवाज उठाई। वो तो जनता के लिए तो आवाज उठाएंगे हम लोग, और करा के ले आए हम भी जिद्दी हैं, सारे काम कराएंगे जनता के। पहले आप वो एंग्री यंग मैन टाइप आते थे ना कि मोदी जी, मैं केजरीवाल हूं, मैं नहीं डरने वाला। देखिए, जब भी कोई फाइल फंसती है, जैसे इसी की सीसीटीवी कैमरों की, पहले हम उनके पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बात करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। फिर वो नहीं मानते तो फिर कभी कभी धरना भी करना पड़ता है, कभी कभी एंग्री मैन भी बनना पड़ता है, फिर काम कराने के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये जब से वो ज्यादा ताकतवर होकर आए हैं लोकसभा में, बीजेपी केंद्र सरकार में, तब से सारे काम, पहले आप कहते थे ना काम नहीं करने देती है, वो सारे काम करने दे रहे हैं। वो उसका कारण है, वो आप लोगों ने गलत समझ लिया। पिछले साल जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने दिल्ली सरकार के चुने हुई सरकार को फाइनल अथॉरिटी माना। उन्होंने कहा भी एलजी के पास अब फाइलें नहीं जाया करेंगी। उसके पहले सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा दिखती थी आपको। जुलाई 2018 के बाद से एलजी साहब के पास फाइलें जानी बंद हो गई, हमारी सारी पावर आ गई। तब से कामों का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो अब ताकत है आपके पास? अब काफी ताकत है, पूरी ताकत नहीं है, अभी भी कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन काफी ताकत आ गई है, काफी काम करने की ताकत आ गई है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे उसमें से काफी पूरे कर दिए, तो लगभग सारे पूरे हो गए। वाईफाई बचा है, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर उद्घाटन होगा। वो पूरा जितना पूरी दिल्ली? पूरे नहीं, लगभग 11,000 हॉटस्पॉट्स बनने हैं। 100 हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, तो वो कल या परसों में उसका उद्घाटन है। 11,000 में से 100 पे, बाकी तो शुरू अब हर हफ्ते शायद 500 या हर हफ्ते 100 अब बनते जाएंगे। 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने बाद आप रहेंगे? कंप्लीट हो जाएगा, बनना चालू हो गया। मतलब हर हफ्ते। आपको पूरा भरोसा आप रहेंगे 6 महीने बाद? जनता को भरोसा है।
नहीं तो एक वादा ये भी तो था पूर्ण राज्य का, वो उसकी आप बात ही नहीं करते अब। नहीं, बात करते हैं, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य तो जनता की मांग है कि उनकी चुनी हुई सरकार को सारी शक्तियां होनी चाहिए ताकि जनता के हिसाब से काम हो सके, नहीं तो जनतंत्र ही नहीं रह जाता। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपकी काम हो रहा है, अब ताकत मिल गई है। जैसे पुलिस आपके पास नहीं है, लैंड आपके पास नहीं है, आप अस्पताल बनाना चाहते हो, आप अस्पताल नहीं बना सकते, लैंड आपके पास नहीं है। आज महिलाओं के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, इतने रेप बढ़ रहे हैं, इतना, अगर आज लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस हमारे पास होती तो हम उसको भी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को भी ठीक कर सकते थे, जैसे आजकल जो माहौल है उसको भी कंट्रोल कर सकते थे। तो अगर आज आप कह रहे हैं आप नहीं भड़का रहे, तो फिर कौन कर रहा है ये क्या जो माहौल चल रहा है दिल्ली में? लोग नाराज हैं। दिल्ली शायद अकेला शहर होगा दुनिया का जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जब वेरी पुअर आता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि अभी चलो वेरी पुअर हो गया। ये समस्या बड़ी नहीं है, ये समस्या घटी है थोड़ी। 5 साल पहले 2015 में दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स मार्च से लेके अक्टूबर तक 155 था, अब ये 115 हो गया एवरेज। तो 25% पोल्यूशन दिल्ली का कम हुआ है मार्च से लेके अक्टूबर तक। मिड अक्टूबर से पराली का धुआं दिल्ली में आने लगता है और 1-1.5 महीने के लिए ये दिल्ली की हवा को खराब करता है। पिछली बार पिछले चुनाव में आपका मुकाबला किरण बेदी जी से था, इस बार हो सकता है मनोज तिवारी जी से हो। वो उनके सीएम कैंडिडेट हैं। हो सकता है, अच्छा है आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था वो गाते बहुत अच्छा है। सुना है आप लोगों ने गाना उनका, रिंकिया के पापा, बहुत अच्छा है। आपने सुना है? जी जी। हैं? अच्छा है, और बहुत अच्छा गाते हैं। दिल में बस गए अगर वो लोगों के, तो हैं? अगर वो दिल में बस गए लोगों के तो जनता का प्यार नहीं, जैसा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाना सुनना चाहिए उनका। वोट नहीं देना चाहिए उनको वोट नहीं देना चाहिए। जनता तय करेगी, जनता ने तय करना है, जनता जनार्दन है। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सिर्फ यस और नो में जवाब दें जनता को दिखाते हुए। कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर है? दोनों बराबर है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार? कभी भी बन सकते हैं, वो लायक हैं, जनता उनसे प्यार करती है। ऐसा शिक्षा मंत्री देश को कभी मिला है? तो सब पार्टियां कहती हैं कि हमारे विधायक जो जीत के आएंगे वो तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता तय करती है, मतलब। तो जनता, आप तो वोट ही अपने नाम पे मांग रहे हैं, तो फिर जनता तो आप ही को दे रही है ना। फिर समय बताएगा आपको। नरेंद्र मोदी का विरोध करने से राजनीति में नुकसान होता है, यस नो? हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब जब हमें दिल्ली के मुद्दों पे ज़रूरत पड़ती है हम उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं दिल्ली के मुद्दों का समाधान निकालने की। किसी व्यक्ति विशेष से ना हमें मोहब्बत है और ना हमारी कोई दुश्मनी है। यानी ये भी आप फ्लैट ही रख रहे हैं? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, इनका पार्टी में स्वागत है? हमेशा यस है? यस। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं? नो। अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं? यस। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से भी कामकाज के सबूत मांगते हैं? काम का सबूत? सब काम का सबूत मांगते हैं आप सबसे, अपने मंत्रियों से भी? आप केंद्र से तो मांगते हैं? सबसे। अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, अब ये सॉरी आपने बोला कि मनीष सिसोदिया तो बन सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री क्योंकि वो लायक हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, आप लायक नहीं हैं? आप यस नो करो। नहीं, ये वाला डिफ्लेक्ट नहीं करने दूंगा मैं आपको।
आप खुद को लायक तो मानते होंगे, आप लड़े थे चुनाव लोकसभा का, तब तो आप मानते होंगे ना। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं दिल्ली को दुनिया का एक मॉडल शहर बनते देखना चाहता हूं। मेरा मकसद है कि दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बने। तो हमें दिल्ली में काम करने दिया जाए, हमें दिल्ली में सारी शक्तियां मिलें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये आप रीजनल पार्टी हैं? जो मर्जी समझ लीजिए आप, हम इस देश की पार्टी हैं। हम देश के बारे में सोचते हैं। हमारे शरीर का कण कण और हमारी एक एक सांस देश के लिए समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, यहां आने के लिए चौपाल में। Well, let's now cut across live to Chaupal, where Law Minister Ravi Shankar Prasad is speaking. कई बार हाई कोर्ट से भी नाम को आने में देरी होती है, उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। रवि सर, राम मंदिर पर फैसला आ गया, आप तो रामलला के वकील रहे हुए हैं, एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, कहां लटका पड़ा है? तो 3 महीने हुए कमेटी का नामो निशान नहीं है, कोई सुनने में भी नहीं आ रहा है, कोई कमेटी बनी कि नहीं बनी, कोई घोषणा नहीं हुई, क्या होने वाला है? आप तो कानून मंत्री हो, आप तो उसके ये सवाल आप देश के कानून मंत्री से पूछ रहे हैं कि रामलला के वकील से पूछ रहे हैं? पर अब कानून मंत्री है सर, रामलला का वकील तो अब जीत गया। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना वक्त दिया है ना अमिताभ बाबू, तो बनने दीजिए उसको, बन जाएगा, समय से बन जाएगा। देखिए, मैं एक बड़ी बात क्या कहना चाहता हूं, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जीवन मर्यादा का जीवन है, और इससे अच्छी संतोष की बात क्या होगी कि प्रभु राम का 500 वर्षों से अधिक पेंडिंग डिस्प्यूट भी संविधान की मर्यादा के अनुसार ही निर्णय, तो अच्छी बात है, उन्हें दीजिए। मैं देश को इतना ही आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से, एक बहुत ही सुंदर, भव्य, प्रेरणादायी मंदिर हम वहां बनवाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं, हम लोग नहीं, जो बनाएंगे, और उम्मीद करता हूं कभी आपके साथ चल के दर्शन भी करेंगे बनने के बाद। चलो, हम इंतजार करेंगे सर, अगले चुनाव के पहले हम लोग साथ साथ दर्शन करने साथ चलेंगे ना आप? चलेंगे ना? एक और सर बात उठ रहा है उसमें कि जो विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय हैं, जो शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि कोई निर्गुण इसका सदस्य समिति का नहीं होना चाहिए। यानी जो श्री इशारा था श्री श्री रविशंकर, ऐसे ऐसे जो गुरु हैं, वैसे लोग न रहें, जो राम के उपासक हैं वही लोग इसके सदस्य रहें। और ये इस पर मैंने उनका सुना है कमेंट न कुछ। अब ये विषय भारत सरकार को तय करना है, चर्चा करके। बैठकों का दौर शुरू हो गया कि नहीं इस पे? अब मैंने उस ट्रस्ट के बनने में क्या क्या हो रहा है उसकी चर्चा आपके प्लेटफॉर्म पर मैं करूंगा। क्या बैठकों का दौर शुरू हो गया है कि ये आपने कैसे सोच लिया था? बैठकों का दौर सर शुरू। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, समय के अनुसार एक बहुत ही योग्य लोगों का योग ट्रस्ट बनेगा, जो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अमित शाह जी ने कहा कि कोई भी बीजेपी का सदस्य इसका सदस्य नहीं होगा समिति का। योगी जी कहते हैं कि 11 रुपया हर आम नागरिक से लिया जाएगा, राम भक्त होगा, जिसमें सरकार का खर्च नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की सरकार या कोई प्रदेश की सरकार किसी मंदिर के निर्माण में पैसे नहीं दे सकती, तो सही भी है, या मस्जिद के निर्माण में, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर योगी जी ने देश के लोगों से अपील किया तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में तो काफी लोग आएंगे। और मेरे लिए अगर आप पूछिएगा तो प्रभु राम के निर्माण का सबसे अच्छा दिन होगा जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी एक आध ईंटा वहां पर रखेंगे। बिल्कुल, मैं इसी उम्मीद करता हूं, यही तो प्रभु राम की मर्यादा है। अब जब कोर्ट से निर्णय हो गया तो ये रास्ता बनना चाहिए। अब जहां तक सवाल है हिंदू भाजपा के लोग बने या नहीं बने, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है तो सही भी है। और वैसे भी राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट को पॉलिटिकल लोगों से दूर रखना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। भक्त लोग हैं, बनाए, अच्छा बनाए, सरकार बनने में सहयोग कर दे, कोई प्रशासनिक सहयोग चाहिए, बाकी चाहिए बस। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बैठकों का दौर शुरू किया इसमें? अब प्रधानमंत्री का रोज बैठक होती है, अब आज क्या क्या बैठक है मैं मालूम करूंगा, आपको बताऊंगा। राम मंदिर पे? अरे अमिताभ, प्रधानमंत्री जी क्या बैठक है, कैसी बैठक है, ये चर्चा मैं आपसे करूंगा क्या? नहीं, देश की जनता सब चिंतित रहेगा राम मंदिर के लिए। देश को हम पर विश्वास है कि हम लोगों ने कहा था कि प्रभु राम मंदिर के निर्माण का आप तो कई सवाल मुझसे पूछते थे ना इसी चौपाल में, तो मैंने क्या कहता था कि मैं कानून मंत्री के रूप में तो नहीं, इस मामले में इलाहाबाद में प्रभु राम के वकील के रूप में कहूंगा, इतने सबूत हैं कि एक अच्छा निर्णय होगा और उसकी गुंजाइश है, बस इतना ही कहा था। और क्या?
अब 6 महीने हो गए सरकार के रवि सर, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कुछ झटके लगने शुरू हो गए हैं। अब आपने देखा होगा हरियाणा में 40 सीटें आई, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाए, झारखंड में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपको लगता है कि जब अपने सारे एजेंडा की चीजें पूरी कर दी आपकी सरकार ने, 370 हटा दिया, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया, अब इसके बाद भी अगर स्थानीय स्तर के मुद्दे छूटते जा रहे हैं क्या आप लोगों से? राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चल रहे आप लोगों के राज्यों में? देखिए, इस बात को हम बड़ा सरल भाषा में आपको क्लैरिफाई कर दें। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया था, पूर्ण बहुमत, प्रामाणिक बहुमत, बहुमत से 22 सीट ज्यादा हमें और शिवसेना को, हम लोग अलायंस में गए थे। अब हमें क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी प्रबल उत्कंठा थी कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जिनको बहुमत नहीं मिला उनके साथ चले जाएंगे। अब ये भी हमने सीखा है, वो हमारे इतने पुराने सहयोगी थे, अब चले गए तो चले गए। तो इस बात को आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, हरियाणा में सीटें कमजोर कुछ कम हुई, मैं मानता हूं। हमारे नए एलआई आए, क्योंकि हमारे नए एलआई भी मानते हैं कि भाजपा कांग्रेस की तुलना में अपने एलआईओ का सम्मान करती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, उसका रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, इसमें कहीं ऐसा तो पैटर्न तो नहीं देखने कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, जो स्थानीय मुद्दे उनके आगे, आप लोगों को स्थानीय मुद्दों से अलग हट गए आप लोग, जो लोकल इश्यूज होते हैं, कई स्थानों पे जोरदार झटका लगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम लोगों ने अपने विकास का मॉडल, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां खूब चर्चा की। अभी रघुवर दास की सरकार की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं प्रचार करके आया हूं। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, तभी तो बहुमत मिला। और एक बताइए, देश में हम इतनी जगह जीत गए और एक जगह कुछ सीटें कम हो गई तो आपको परेशानी है। महाराष्ट्र को मैं हारा हुआ नहीं मानता हूं, क्लियर एंड कैटेगोरिकल। वहां की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया और मैं भी प्रचार करने गया था। शिवसेना के भी उम्मीदवारों के क्षेत्र में उनके नेताओं की फोटो छोटी लगती थी और नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी लगती थी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब वोट आपका, सरकार उनकी। वोट किसके नाम पर लिया? ये जो शिवसेना को लोकसभा में 18 सीटें आई हैं, ये कैसे आई हैं? तो कभी कभी पीड़ा हो जाती है। चलिए, राजनीति में हम किसी पर अपना टर्म्स डिक्टेट नहीं करते हैं। कहीं शिवसेना जैसा बाकी दूसरे राज्यों में सहयोगी ऐसा तो नहीं करेंगे? अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में हम फिर जीतेंगे, पूरी सरकार बनाएंगे, चिंता मत करिए। सहयोगी फिर छोड़ के भाग जाए तो? अब ये आप उनके पीछे कुछ काम कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि आप हमारे ही प्रदेश से आते हैं और बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, तो हमने कहा पूछ लूं आपके लोकसभा क्षेत्र से भी यार। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हम में पूरी समझदारी है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, एक चिंता जो सबकी है, यहाँ सब इनकम टैक्स पे करने वाले हैं, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं सर। एक मतलब अगर वीकेंड पे आप प्याज भी लेने जाओ तो लगता है कि अब पर्स खाली करवा देगा। किसका प्लान लेने जाओ? प्याज भी खरीदने जाओ, अब तो लगता है आपकी जेब। देखिए, मैं प्याज के बारे में आपको साफ बता दूं। महंगा क्यों नहीं काबू कर पा रही है सरकार? 1 महीने हो गए। प्याज का मुझे जवाब देना चाहिए। प्याज का दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों कि वो उसका एक अजीब खेल होता है। अगर बारिश हो गई तो आपका खत्म हो जाता है, जो उसके कोपले हैं। अब आपको लगता है कि आप बाहर से प्याज मंगाइए, तो बाहर से आप प्याज मंगाएंगे और प्याज अच्छा हो गया तो हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनकी कीमत का हक मारा जाता है, तो ये दुविधा होती है। तो एक परेशानी हुई है, बाहर से प्याज बहुत आ गया है, ये सेटल कर जाएगा, इसलिए ऐसी बात नहीं है। बाकी जो इकोनॉमी है वो तो मजबूत है। दुनिया की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका कुछ इंपैक्ट पड़ता जरूर है, लेकिन चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो। आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी की मजबूती क्या है कि भारत में इस साल 19-20 में 20 के फरवरी में खत्म होगा, $64 बिलियन एफडीआई आया है, जो पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। अधिकांश हमारे टेलीकॉम और आईटी में आया है। $470 बिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियाद मजबूत है। लेकिन हाँ, मैं स्वीकार करूंगा कि जो दुनिया में कुछ आर्थिक तंगी आई है उसका असर हम पर भी होता है। और आप जान लीजिए, भारत की तुलना में बाकी जगह बहुत डाउनफॉल हुआ है एफडीआई का, लेकिन फिर भी हमें ठीक करना है और जल्दी हम ठीक कर लेंगे। सर, आप तो आईटी मंत्री भी हैं, कई बार देखा जा रहा है आपने व्हाट्सएप को भी नोटिस भेजा, ट्विटर को भी नोटिस भेजा, लेकिन वो जहमत ही नहीं उठाते कि जवाब दे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है काबू में आ रहे हैं वो?
नरेंद्र मोदी सरकार के नोटिस का कोई जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता है। सुन लीजिए आप। और मैं थोड़ा सख्त मंत्री हूं, पता है ना आपको। नोटिस का जवाब भी आया है, बातचीत भी चल रही है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ एक बात यहां कह दूंगा कि भारत अपने आईटी विकास के लिए बहुत ही समर्पित है। मैं चाहता हूं कि इस चौपाल के माध्यम से देश में यह संदेश जाए, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, 124 करोड़ आधार कार्ड है। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके समावेशी भारत की कोशिश कर रहे हैं। हमने 37 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला, आधार से जोड़ा, बैंक अकाउंट जोड़ा। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हमने डीबीटी भेजा है, किसान की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी। और लगभग 1.5 लाख करोड़ बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। और भी काम करेंगे। भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा केंद्र है दुनिया में। भारत फेसबुक का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। बहुत क्लियर है। तो उनको शोकॉज भेजा है, जवाब देने दीजिए। लेकिन बार बार जो आप लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप फैलता है तो वहां दंगे हो जाते हैं, वहां ट्विटर कई बार आप लोगों की बात नहीं सुनता, तो इन सब चीजों को काफी दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बार फिर मैं कह रहा हूं, व्हाट्सएप आपने चर्चा किया तो मेरी आवाज क्लियर है ना? आपने चर्चा किया तो मैं बता दूं, खास करके जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, तो देखा गया कि एक ही दिन में, एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में लाखों मैसेज सर्कुलेट होते थे फेक न्यूज के। समझ गए आप? तो हमने कहा आपको बताना पड़ेगा। अब उन्होंने भारत के नियम बदला कि 5 से अधिक। कन्हैया जी, जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, वहां से अगर बात शुरू की जाए तो भाई जो भी इस वक्त है, जो भी कानून है, ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो पहले समझें, पढ़ें, फिर उस पर कुछ रिएक्शन हो। और रिएक्शन ऐसा हिंसा वाला क्यों हो? एक तो ये है कि मेरे ख्याल से सवाल पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी में सवाल पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और आपने ये कहा कि पहले विद्यार्थी पढ़ें, समझें, फिर किसी चीज़ का विरोध करें। ठीक बात है। मेरे ख्याल से इस देश के विद्यार्थी बचपन से, स्कूल से ही इस देश की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। और इस देश की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो ऐसे ही संविधान में नहीं लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ, इस देश की सीमा के भीतर किसी भी इंसान के साथ कोई तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब एक ऐसा कानून बने जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबका कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। नहीं, आप रही बात प्रोटेस्ट हो हिंसा सकता है, नहीं, हिंसा हाँ, मैं हिंसा पे आ रहा हूँ। हाँ। रही बात हिंसा की, सर मैं एक बात बताता हूँ, बकरी कभी भी भेड़िए के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकती है। आप विद्यार्थी जो आए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बेचारों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों का नाम लेकर के, विद्यार्थियों की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश कौन रच रहा है, इस बात को पता लगाने की जिम्मेवारी मैं समझता हूं इस देश की सरकार की है। और उसकी तरफ से जो है सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने इस पूरे प्रोग्राम का आपने द्रोह काल लिखा है कि ये प्रोग्राम द्रोह काल है, तो जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में एक लाइन आई, रामायण की लाइन है कि रामद्रोह राष्ट्रद्रोह एक है। जो भी लोग आज कर रहे हैं, आपने एक बहुत सही बात कही कि एक कानून बना है। कानून के हम उस एक्ट को पढ़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि देश के किसी भी व्यक्ति पर इस कानून का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, गृह मंत्री जी ने लोकसभा के पटेल पर कह दिया। इसके बाद भी ये द्रोह चल रहा है। वही तो मैं इस पर आ रहा हूं। नहीं, मेरी पूरी बात सुनने। देखिए, ये एक्ट है, ये सुप्रीम, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं। हम दो तरीके से कोई कानून बनाने की एक प्रक्रिया है हमारे। हमें कोई इस्लामिक स्टेट है नहीं कि जो शरिया में लिख देंगे वो कानून है। हमारे यहाँ एक तरीका है, हम जाते हैं लोकसभा में, फिर जाते हैं राज्यसभा में, फिर बात होती है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको हटाने के केवल दो तरीके हैं,
रोड पर ट्रेन में सरकारी हमारे टैक्स के पैसों को जलाने से काम नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूं, एज अ लॉयर ऑल्सो आई एम सेइंग। आप या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ है, या दूसरा तरीका है कि जनता के कोर्ट में जाइए और जो हमको 303 सीट सरकार को मिली है, 303 सीटें लोकसभा में, आप 304 जीत करके आइए 2024 में और आप कहिए कि देखिए हम हर पाकिस्तानी को अपने यहाँ रखेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये जो बात कर रहे हैं, हाँ एक मिनट, एक लाइन, हाँ अच्छा मैं खत्म लाई हूं, सुनिए एक लास्ट लाइन और कहूंगा। ये स्टूडेंट नाम की पॉलिटिक्स जो की जा रही है ना, जेएनयू में 8,000 लोग हैं, 8,000 के नेता हमारे कन्हैया जी नहीं है। 80,000 लोग अमेठी में पढ़ते हैं, आपने अमेठी का नाम सुना? देश में 4 यूनिवर्सिटी है जहां पर ये झूठ की खेती और डर का वातावरण तय किया जा रहा है। एक मिनट, देखिए ये आप अकेले नहीं है, हम गीता भट्ट जी का इंतजार कर रहे हैं, बस उनका इंतजार कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है। देखिए ये जो है डर का वातावरण और ये जो है, ये सब जो है फिजूल की बातें हैं। बात ये है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, ये जो है ये चला चला आ रहा है और ये मुसलमान का इश्यू एक बन गया। ये मुसलमान का इश्यू नहीं है, मैं ये बार बार इस बात वो भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है, आप भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है। मैं खत्म कर रही हूँ बात। नाउ हो क्या रहा है कि इसको मुसलमान का एक नजरिए से देखा जा रहा है, जो गलत बात है। ये संविधान की रक्षा और जो मानववादी हमारी जो सोच है उसके खिलाफ है। इन्होंने 2 बात कही है। एक बात इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बारे में कि देश के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो अगर हो जाता तब तो डिबेट करने का जरूरत ही नहीं था, तब तो सब कुछ सॉल्व हो गया होता। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि नोटबंदी के बाद देश में आतंकवाद की समस्या रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या रुक जाएगी और कालाधन वापस आ जाएगा। वापस आ गया क्या? पुलवामा की घटना जो है वो नोटबंदी के बाद हुआ है। आए दिन आपको खबर आती रहती है कि देश में नक्सलवादी घटनाएं हो रही हैं, कालाधन वापस नहीं आया। और रही बात बयानबाजी की, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और अपने हर काम को वो संख्या बल के आधार पर सही साबित करना चाहते हैं। राम जी का ये नाम ले रहे थे, राम जी को 1 सर था, रावण को 10 सिर था, तो क्या रावण सही हो जाएगा और राम गलत हो जाएंगे? जनता के बीच में हम मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, हम कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे और हम लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम लाएंगे। हम जो जनता के बीच में हमने जनता से 15 लाख खाते में नहीं पहुंचाएंगे, यह भी तो आप ही ने कहा था। देखिए ये 2 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, यह भी तो आप ही ने कहा था। ऐसा आप ही ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये भी तो आप ही ने कहा था। आप क्या है, ये सब भी आप ही के मुद्दे हैं। मेरा कहना है हम मैंडेट लेकर के गए थे, जनता ने हमको दिया है। आपका सवाल बीच में एक मिनट, आपका सवाल क्या है कि वो वादे जो हैं हम वादे पूरा करें। पहले कल तक ये कहते थे अरे बीजेपी की सरकार है, ये आर्टिकल 370 को छू नहीं सकती, राम मंदिर में कुछ हो नहीं सकता, धारा 370 हटेगा नहीं, सब कुछ होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बस खाली 15 लाख आपके खाते में नहीं आएगा, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखिए ऐसा है ना, मैं क्या करूं, 15 लाख का विषय पर आज कोई डिबेट हम कर नहीं रहे। मैंने ये कहा है द्रोह काल है, राम विमुखा सहाल तुम्हारा होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, जो देश के द्रोही है उनके कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं बचेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं, मुझे समय दिया गया, दोनों लोग बीच में बोल रहे, अरे भैया आप क्यों डर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कानून यहां सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नेट पे खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। हर मंच पे मुझसे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, हर मंच पे हम इसका जवाब देते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए। देखिए इसका फैसला कोर्ट में होगा और कोर्ट से भी मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजित पवार हो गया, जैसे मुकुल रॉय हो गया। आप ऐलान करें कि आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे बताइए? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अपने आप को देशद्रोही का मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। मैं यहाँ उसका जरूरी नहीं समझता हूँ।
Then Kishore Rajwani also spoke to National Award-winning actor Ayushmann Khurrana at the News 18 India Chopal. Listen in. हमने सुना है कि न्यूज़ चैनल्स का बड़ा मजाक उड़ाते हैं आप। ये आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं न्यूज़ चैनल्स का मजाक उड़ाता हूँ? सुना है, देखा भी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। न्यूज़ चैनल्स का कोई मजाक नहीं उड़ाया मैंने। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड वाला सवाल पूछता हूँ न्यूज़ चैनल का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रात को नींद कम आई है इसलिए थोड़ा सा, मतलब अभी खाना खा के आया हूँ, सो इट्स नाइस। काफी अच्छा लग रहा है। सेक्टर 2 पंचकुला से साल का सुपरस्टार और साल का अब युग का सुपरस्टार भी हो सकता है, जैसे आप जा रहे हैं। वो कहना पता नहीं, अब ये आपकी भविष्यवाणी हो सकती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में। भविष्यवाणी तो आपके परिवार में होती है। वो हाँ, मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ और एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार आपकी किस्मत बदलती है, ऐसे एक सिनेमा वर्ल्ड से मैं आता हूँ। तो आई गेस मैं कोशिश यही रहती है मेरी, कुछ ना कुछ नया चूज करता रहूँ और लोगों को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नजर आता रहे, कुछ नॉवल यूनिक सिनेमा मैं देता रहूँ। यही एक मेरा प्रयत्न रहता है। हमने पंचकुला की बात की, तो लेकिन वो पंचकुला तो रियल लाइफ में, फिर फिल्मों में आप कभी बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये आपको फॉरेन लोकेशन नहीं मिलती क्या? वही प्रॉब्लम है, ये मेरी कंप्लेन रही है कि मेरी कोई भी फिल्में हरिद्वार के आगे जाती नहीं है। मेरे सारे कंटेम्प्रेरीज जो हैं वो लंदन बाहर शूट करते हैं, यूएस में जाते हैं, पर मेरी फिल्में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत या फिर पूना गए थे हम अंधाधुन के लिए, और अंधाधुन की शूटिंग क्लाइमैक्स जो पोलैंड में हुआ था 2 दिन के लिए, मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने चलो बाहर जाने का मौका तो मिला शूट के सिलसिले में, कम से कम छुट्टी के लिए तो जाते रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आप देश की जनता के करीब रहते हैं, उनकी कहानियाँ उनकी ज़िंदगी करीब होती हैं, तो उतनी छू जाती हैं थ्रू सिनेमा। तो आई थिंक इट वर्क्स आई गेस, क्योंकि स्मॉल टाउन की कहानियाँ या मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की कहानियाँ जो हैं वो एक तरीके से टच करती हैं लोगों को। पोलैंड में जब आप गए तो भीड़ आई ऑटोग्राफ लेने, वहां पहचानने लगे लोग? नहीं, तब अंधाधुन की रिलीज के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो पोलैंड में वहाँ पे इंडियंस कम थे, तो हाँ 5-10 लोग मिले थे बस इंडियंस। लेकिन उसके अलावा अंधाधुन रिलीज होने के बाद ग्लोबली काफ़ी उसको आई थिंक बहुत फेमस हुई वो फिल्म, काफ़ी चली। अराउंड 300 से ज़्यादा करोड़ उन्होंने कमाए अंधाधुन फिल्म ने। चाइना में काफ़ी चली। तो उसके बाद मैं जब बाहर गया था तब ज़्यादा लोग, इंडियंस ही नहीं बाहर के लोग भी मिलते थे। तो इसीलिए आपने वो डंडे से डब्बा मार दिया था लास्ट में? हाँ, वो श्री राम सर का आइडिया था कि एंड में आप उसको किक कर दीजिए, ताकि लोग जब भी सिनेमा से बाहर जाएं कुछ बातचीत होती रहनी चाहिए कि क्या एक ओपन एंडेड फिल्म थी वो हमारी। हाँ, तो वो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपके मन में ख्याल नहीं आया अब इसके बाद क्या होगा? मुझे लगा सीक्वल होगा, लेकिन उनको लगता है कि जितनी भी हम वो अंधेपन से लेकर क्वर्क्स कर सकते थे वो हम फिल्म में निचोड़ चुके हैं। तो आई डोंट थिंक उसका सीक्वल बनेगा। वो श्री राम राघवन की एक कहानी थी, एक सोच थी, इट वाज क्वाइट यूनिक आई थिंक। ये हमको ऐसा लगता है कि आपकी ज्यादातर फिल्में जो हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर्ड हैं, क्या ये सही है? रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, ये सही है कुछ हद तक, क्योंकि मेरी पहली फिल्म विकी डोनर है। एक मैं शो करता था रोडीज, उसमें एक टास्क था स्पर्म डोनेशन का, तो मैं सच में स्पर्म डोनेट कर चुका हूँ इलाहाबाद में। पर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस पर फिल्म बनने वाली है। दैट टाइम आई वाज 20, और जब मैं 27 साल का था तब विकी डोनर रिलीज हुई थी। बट इट वाज क्वाइट अ कोइंसिडेंस कि ऐसी, मतलब इस सब्जेक्ट पर जिस पे हमने एक टास्क किया था 8 साल पहले, उस पर फिल्म रिलीज हो गई। एक कोइंसिडेंस और था, एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, और वो तस्वीर जो है उसने क्या बाला को इंस्पायर किया। देखिए, कॉलेज के ज़माने की तस्वीर है। बहुत ही बुरी तस्वीर है। यहीं से बाला, ये क्या था? ये हमने एक कुमारा स्वामी नाम का प्ले किया था, और वी वर लाइक 10-12 बॉयज, और हमने बोला गया था कि यार आप सबको मेकअप किया जाएगा गंजे का, लेकिन हम इतने पैशनेट थे कि हमने कहा हम सब सर मुंडवा लेंगे। घर पे बहुत मार पड़ी थी। घर पे काफी डांट पड़ती थी क्या आपको? बहुत डांट पड़ती थी। क्यों? डिसिप्लिन के लिए। मुझे लगता है कि माय फादर इज अ डिसिप्लिनेरियन, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट अगर आप में है, अगर डिसिप्लिन आप में उससे ज़्यादा है, तो आप टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं।
आपका एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है काम को लेकर. हार्ड वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट. आई फर्मली बिलीव इन दिस. तो आप जब मुंबई गए, बहुत लोगों की बड़ी कहानियां होती हैं कि गए और स्ट्रगल कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, धक्के खा रहे थे. आपको वो सब भी फेस करना पड़ा? ऐसा नहीं है. हाँ, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ. मतलब आई वॉज ऑलवेज, वी वर ऑलवेज वेल टू डू. पर ये है कि हर एक की स्ट्रगल अलग होती है. मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था मुंबई में जब पहली बार आया था. तो मैं अपने फ्रेंड के हॉस्टल में रहता था. कहाँ पे? ये KEM हॉस्पिटल परेल. वो MBBS कर रहा था वहाँ से. तो वहाँ पर मैं हॉस्टल में रह रहा था. वहाँ पर आउटसाइडर्स को अलाउड था नहीं वैसे. तो मैं लैब कोट पहनकर अंदर एंटर करता था, बाहर ऑडिशन देकर वापस आता था. लोगों को लगता था मैं डॉक्टर हूँ. चश्मे थे, ब्रेसेस थे मेरे उस टाइम पे. आई यूज्ड टू लुक लाइक अ नर्ड. तो एक डॉक्टर वाली छवि थी मेरी. अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन उस समय स्ट्रगल यही था कि हाँ, दोस्तों के साथ कभी एक के घर रहता था, कभी दूसरे के घर रहता था. वो अलग स्ट्रगल थी. बट एट द सेम टाइम हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे थिएटर के टाइम पर, चंडीगढ़ से मुंबई जब जाते थे पश्चिम एक्सप्रेस में, तो हम 5-6 लड़के थे तो गिटार और गाना गाते थे. और हम सब यात्रियों के लिए गाने गाया करते थे. तो इसलिए बोलता हूँ मैं ट्रेन में गाता हूँ, मैं ट्रेन सिंगर हूँ. तो वो इतने खुश हो जाते थे हमारा गाना सुनकर कि हमें पैसे देते थे खुशी से. तो 10 रुपए से लेके 500 तक मिल जाते थे. फिर हमें फर्स्ट क्लास से आते थे इनविटेशन कि आपको AC कंपार्टमेंट वाले लोग गाना सुनना चाहते हैं आपके. तो वहाँ से इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि हमारा गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था. तो ये कहानियाँ जो है वो ये अलग तरह की स्ट्रगल है. मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझें, इसको एक खूबसूरत सी जर्नी समझें, एक यात्रा समझें जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो स्ट्रगल नहीं कहलाते. तो यहाँ तो अब तो खैर आपको ट्रिप के लिए पैसे की जरूरत वैसे भी नहीं है. वो पैसों की जरूरत तब भी नहीं थी वैसे, लेकिन वो हम अपने शौक के लिए करते थे. कभी कभी हम डोनेट कर देते थे, चैरिटी करते थे, या फिर कभी हम गोवा चले जाते थे उससे. तो अपने लिए भी होता था. अब हमारे शौक के लिए कर दीजिए कुछ गाना. बिल्कुल, ओके. हाँ. माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया. अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंझू रुड़दे. थैंक यू. एक तस्वीर और है हमारे पास. ये तस्वीर देख के लगता है, अभी दिखाते हैं आपको, कि नौटंकी साला इसी वजह से हुई है. ये जो आपने कहानियां बताई हमें, यही सब करते थे आप? ये मेरे भाई की तस्वीर है. हाँ. भाई. ये किसकी तस्वीर? यार, मम्मी को लड़की चाहिए थी, मेरे को लड़की वाले कपड़े बना दिए, पता नहीं क्यों. और वो भी फिल्म कर लिया आपने? ड्रीम गर्ल, शायद ड्रीम गर्ल की इंस्पिरेशन वहीं से आई है. हाँ. तो माँ चाहती थी कि लड़की हो. तो ये अच्छा, ड्रीम गर्ल में आप वाकई में बोल रहे थे वो? जी, वो मेरी आवाज थी. कैसे? देखिए, ऐसा कि मैंने 40-50 टेक दिए थे, तब जाकर वो आवाज, एक परफेक्ट लड़की की आवाज निकली थी. रेडियो के टाइम पर प्रैंक्स किया करते थे. तो मैं कोशिश कर सकता हूँ एक लाइन बोलने की. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ. मतलब लेकिन एक साथ सेंटेंस बोलना मुश्किल हो जाता है. पर ड्रीम गर्ल में इस आवाज को बहुत प्यार मिला है लोगों से. और यहाँ तक कि जब मैं छोटा था तो कभी कभी क्या होता था कि मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, तो मैं यही आवाज निकाल कर उसको बुलाया करता था, क्योंकि कभी उसके पापा फोन उठाते थे, मम्मी फोन उठाती थी. कि लड़की का फोन आता था, आराम से फोन देते थे, हाँ बेटा इनका फोन है, बात कर लो, तुम्हारी सहेली का फोन है. तो 1 घंटा बात हो जाती थी. तो इसलिए आसान रहा काफी जिंदगी में मेरे लिए. ये भी सुना है कि आपके घर में एक पनिशमेंट रूम था, है? अभी भी है? पनिशमेंट रूम वही जैसे पापा डिसिप्लिनेरियन जैसे हुआ करते थे. और कभी क्या होता था, घर पे कोई मेहमान आते थे और उनसे पहले मैंने जैसे कुछ उठा लिया खाने के लिए, तो बात बोलते थे, बेटा जरा अंदर आपसे बात करनी है. तो अंदर पनिशमेंट रूम में 2-4 लगती थी हमें. बाहर ऐसे आते जैसे कुछ नहीं हुआ है, और हम स्माइल के साथ बाहर आते थे, हाँ ऐसा हो गया. और हम शरारती दोनों लड़के थे, तो पनिशमेंट रूम जरूरी था. वहाँ पे अलग अलग रूम. चंडीगढ़ एक छोटा शहर है तो घर बड़े होते हैं. मुंबई में तो जब मैं नया शिफ्ट हुआ, एक ही रूम था, तो हर वही रूम पनिशमेंट था. तो आई थिंक पनिशमेंट रूम एक था जो बनाया गया था हमारे लिए.
आपके भाई में वो कौन सा टैलेंट है जो आप में नहीं है? मुझे लगता है मेरा भाई मुझसे बेहतर एक्टर है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स पकड़ता है, अभी पति पत्नी और वो रिलीज हुई है, उसमें फ़हीम रिजवी का कैरेक्टर उसने किया, आपने देखी होगी वो फिल्म। तो वो कैरेक्टर्स जो है, वहाँ की भाषा जो है, उसका एक्टिंग स्टाइल मुझसे बहुत अलग है। एक कैरेक्टर एक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप मेन लीड होते हैं तो जो जो पूरी फिल्म आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, लेकिन अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करना एक चरित्र अभिनेता के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक नाउ ही डिजर्व्स टू बी अ लीड एक्टर बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और दूसरा ये फ़र्क है कि वो ही इज़ मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। मैं बहुत टाइम बाद खुलता हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। ये एक्टिंग प्रोफेशन है और ये एक यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सर्कस, तो आपको बोलना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, बट ही इज़ नेचुरल विद इट। वो दोस्त उसके मुझसे ज़्यादा है, तो उसके PR स्किल्स मुझसे अच्छे हैं। सो ही इज़ डिफरेंट। मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ एज एन एक्टर। मैं कभी ये नहीं सोचता कि अगर बड़ा डायरेक्टर है उसी से मिलना चाहिए या बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है उसी से मिलना चाहिए। एक अच्छा आइडिया किसी के दिमाग में भी आ सकता है, हमारे ऑडियंस में बैठे किसी के दिमाग में आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई रूल नहीं है इंडस्ट्री में। बड़े से बड़ा डायरेक्टर फ्लॉप फिल्म दे सकता है, एक नया डायरेक्टर सुपरहिट फिल्म दे सकता है। तो आप ह्यूमन पोटेंशियल को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन कि आप यू शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू पीपल। आपके कंटेम्प्रेरीज में कौन आपको लगता है कि इसी तरह सोचता है और इसी तरह की फिल्में ले रहा है, या आपको देख के लगता हो कि ये फिल्म तो मुझे करनी चाहिए थी? मुझे लगता है एज फार एज वर्सेटैलिटी ऑफ कैरेक्टर्स इज कंसर्न, रणवीर सिंह बहुत अलग तरह के रोल कर रहे हैं। तो कितना बड़ा स्टार बनना चाहते हैं आप? ये मैंने कभी सोचा नहीं है सच में कि कितना बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को कहानी आकर्षित करती है। कहानी बड़ी होती है, उसी से आप बड़े होते हैं। उल्टा जो होता है वो सिर्फ सलमान खान सर के साथ होता है कि वो कोई भी कहानी में आए वो पिक्चर सुपरहिट हो सकती है। ऐसा आप नहीं चाहते? ऐसा, पर मुझे लगता है मैं जब कहानी को अपने आगे रखता हूँ तो मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। ही इज ब्लेस्ड लाइक दैट। ही इज द ओनली सुपरस्टार राइट नाउ जो कहानी के ऊपर है। एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं आपके साथ अंत में। कुछ नाम मैं बोलूंगा, जो पहला रिएक्शन आया आप बोल दीजिएगा। शाहरुख खान। यूथ आइकॉन, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन शाहरुख सर से मिली है। नरेंद्र मोदी। ही इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन इन अ वे, क्योंकि इतने छोटे मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठकर देश का प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप। उनको मुझे लगता है पहले हेयर स्टाइल ठीक करना चाहिए। ही नीड्स अ हेयर कट फॉर श्योर। अरविंद केजरीवाल। आई थिंक साफ बोलते हैं, वो जो है दिल में बोल देते हैं, विच इज ग्रेट। राहुल गांधी। वो आए हैं आपके इस पे चौपाल पे? ये आपके जवाब को तय करेगा। जवाब उस पे। नोटबंदी। मुझे याद है बरेली की बर्फी में मैं शूट कर रहा था, नोटबंदी के टाइम पे मैं लखनऊ में था और समझ नहीं आ रहा था क्या होगा अब। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई डोंट नो, अभी तक समझ नहीं पाया नोटबंदी को। लाइन में लगे थे क्या आप? यही है ना कि अगर हम तो मतलब प्रिविलेज कास्ट से आते हैं तो आपको नहीं लगना पड़ता, लेकिन आम आदमी जो है वो परेशान हो गया था। कुछ आपका नुकसान हो गया, कुछ नोट वोट का? नुकसान ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो नुकसान उनका होता है जिनकी ब्लैक मनी जिनके पास ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। कम है। नहीं है ब्लैक मनी मेरे पास। तो गाना सुना दीजिए। थोड़ा पूरा सुनाइए ना, पूरा थोड़ा सुनाइए गाना। पूरा गाना? हाँ। मैं गिटार मंगवाऊं नहीं मंगवाऊं? अगर गिटार है तो गिटारिस्ट को भी बुला लीजिए फिर। नहीं चलिए आप ऐसे ही गा दीजिए। ओके। खड़े होके गाया जाए, बैठ के गाया जाए? आप जैसा कहें। मैं खड़ा हो जाता हूं जी। मैं भी हूं तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते रहे भीगे बरसात में। हो एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे
रूबरू उनका आना गजब हो गया। थैंक यू।